अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम गुलाम असगर है। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, हम चैप्टर 7 आज डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के साथ हमारा जो है कोर्स, जो मेरा पोर्शन था बिज़नेस से रिलेटेड या प्रोफेशनल बिज़नेस की फील्ड से रिलेटेड, वो ख़त्म हो जाएगा। इसी लेक्चर में हम कंप्लीट ये चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर का टाइटल है द फ्रेमवर्क ऑफ एम्प्लॉय रिलेशंस, लॉ एंड चेंजिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इस पूरे चैप्टर में आप 3 से 4 बातें डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉय के इंडिविजुअल उसकी पे से रिलेटेड, उसकी जो है अप्रेजल सिस्टम से रिलेटेड कानून क्या कहता है, या फिर उसमें यूनियंस का क्या रोल था, यूनियंस कब ख़त्म की गई, कब उनकी यूनियंस का पावर ख़त्म की गई। तो ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एम्प्लॉय का रिलेशंस। एम्प्लॉय रिलेशन से मुराद क्या है? एम्प्लॉय रिलेशन से मुराद ये है कि उस एम्प्लॉयमेंट और कंपनी के दरमियान, जो एम्प्लॉय और कंपनी के दरमियान जो ये रिलेशनशिप क्रिएट होता है उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उस एम्प्लॉयमेंट को गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है। उन रूल्स को फॉलो करना एम्प्लॉय रिलेशंस कहलाता है। ठीक है, वो किस तरह के रूल्स होते हैं? वो कहते हैं कि जब हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि वो क्वालिटी प्रोडक्शन करवाएगा, गुड्स को प्रोड्यूस करेगा या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उन सर्विसेज प्रोवाइड करने के या उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शंस के लिए कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उन रूल्स को एम्प्लॉय रिलेशंस कहा जाता है। ठीक है, अब ये एम्प्लॉयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो किसी एम्प्लॉय को हायर करे तो उससे वो टर्म्स एंड कंडीशन एम्प्लॉयमेंट की सारी प्रोवाइड करे। उन रूल्स में इंक्लूड है आपकी पे, आपके आवर्स ऑफ वर्क, आपकी हेल्थ, आपके सेफ्टी के रूल्स। वो तमाम रूल्स जो ज़रूरी हों ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिवली काम करने के लिए। क्लियर है जी सबको? ठीक है, एम्प्लॉय रिलेशंस किसे कहते हैं? रूल्स को गवर्न करना। रूल्स रिलेटिंग टू, किससे रिलेट करते हैं रूल्स? आपकी पे से, आपके आवर्स ऑफ वर्क से, आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, जब मैं बात कर रहा था ना कि रूल्स सेट करना, रूल्स किसके बारे में? पे के बारे में। देखें ज़रा, पे, कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस, आवर्स ऑफ वर्क, हॉलीडे कब मिलेगी, छुट्टी कब मिलेगी, शिफ्ट वर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ओवर टाइम कर सकते हैं नहीं कर सकते, बोनसेस कर सकते हैं, बेनिफिट्स कौन से मिलेंगे, ये तमाम रूल्स। अब इनमें तमाम रूल्स में कुछ रूल्स होते हैं डिसिप्लिनरी रूल्स, कि अगर उसमें कोई मिसकंडक्ट होता है तो उस मिसकंडक्ट होने की सूरत में भी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों उन्हें भी पूरा करने के लिए रूल्स पहले से डिसाइड कर दिए जाने चाहिए। और फिर अगर आपको एज एन एम्प्लॉय कंपनी से कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी वर्कर से प्रॉब्लम है तो उससे किस तरह से डील करना है, उसके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से प्रोवाइड किए जाएंगे। कि जैसे अगर आपने डिसीजन करवाना है तो अपील किसके सामने करनी है, कौन उसका डिसीजन करेगा। ठीक है, बार्गेनिंग किस तरह से कर सकते हैं, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन के दरमियान बार्गेनिंग कैसे होगी, कौन सा रिलेशनशिप है। अगर वो आपस में डिस्प्यूट को तय करने में फेल हो चुके हैं तब आप किसी थर्ड पार्टी के पास जा सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ कलेक्टिव लेबर लॉ। ये उस वक्त की बात है जब यूनियंस बहुत ज़्यादा थी। यूनियंस एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पर जो है टॉक करती थी, टेबल टॉक करती थी, टर्म्स तय करती थी, सारा पे वगैरह सब कुछ तय करती थी। अब देखें ना, अपार्ट फ्रॉम यूनिलैटरल मैनेजमेंट डिसीजंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, द अदर वे दैट रूल्स गवर्निंग एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड इज बाय लॉ। वो कहता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लॉज नहीं बनाए तब भी मुल्क के कवानीन हैं उन लॉज को बनाने के लिए। लेबर लॉ इज अ पार्ट ऑफ लॉ दैट डील्स विद द इंडिविजुअल्स एंड लीगल पर्सन इन देयर कैपेसिटी एज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स। इट इज कंसर्न विद द वर्क एंड रिलेशनशिप अराइजिंग फ्रॉम। अब लेबर लॉज के बारे में बात कर रहा है कि लेबर लॉज इंडिविजुअल एस्पेक्ट में भी बनाए जाते हैं, इंडिविजुअल के बिहेवियर के तौर पर भी बनाए जाते हैं, और फिर कलेक्टिव लेबर लॉ के तौर पर भी बनाए जाते हैं। देखें, आप या तो इंडिविजुअली बार्गेन करते हैं कंपनी के साथ या फिर आपकी यूनियन आपके साथ मिलकर बार्गेन करती है, तो वो कलेक्टिव बार्गेन कहलाती है। या फिर जब आप एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप इकट्ठा बार्गेन करता है तो वो कलेक्टिव बार्गेन कहलाता है। अब जब उन्होंने देखा कि यूनियंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में, ऑर्गेनाइजेशंस के काम में, ठीक है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेप उठाने लगती है, किसी एम्प्लॉय को फायर करती है, किसी एम्प्लॉय के अप्रेजल रोकती है,
तो यूनियंस आ जाती हैं, वो स्ट्राइक करती हैं, वो झगड़ा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, प्रोडक्शन रोक दी जाती है। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना इन ट्रेड यूनियंस को ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, इन ट्रेड यूनियंस को ख़त्म करने से एक तो ये था कि उनके पास स्ट्राइक करने का कोई राइट नहीं था। ठीक है, दूसरा वो कोई भी अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ कोई भी एक्शन डायरेक्टली नहीं ले सकते थे। हाँ, वो कस्टमर को बाइकआउट कर सकते थे, प्रोडक्ट से बाइकआउट कर सकते थे, वो कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन डायरेक्टली कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। अब ट्रेड यूनियंस को क्या था कि पहले तो उन्हें इनकरेज किया जाता था कि वो बैलेट्स में वो वोटिंग करके मेंबर्स को तय करें जो बात करेंगे। ठीक है, फिर वो इंडस्ट्रियल एक्शन के खिलाफ जो भी एक्टिविटी करेंगे। लेकिन जैसे ही एम्प्लॉयमेंट एक्ट आया 1988 का, तो कोर्ट ने क्या किया, ये प्रॉपरली बैलेट जो कंडक्ट किया जाता था उसे ख़त्म कर दिया और सारी की सारी यूनियंस को रोक दिया। अब जब इन्हें इनके खिलाफ लॉज लाए गए कि ये यूनियंस काम नहीं कर सकती, ये कोई एक्सीडेंट क्रिएट नहीं कर सकती, ये लॉ को चैलेंज नहीं कर सकती। अब कोई यूनियन ऐसी थी जो अदालत में गई, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ अदालत में ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ अदालत में गई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कोर्ट के इस ऑर्डर को, जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट आया है 1988 जिसमें सारी यूनियंस को बंद कर दिया गया है, क्यों ना हम इसके खिलाफ कोई एक्टिविटी कर सकें। ये सबसे पहला केस आया मर्करी सॉट एन इंजेक्शन अगेंस्ट द नेशनल कम्युनिकेशन यूनियन, क्योंकि नेशनल कम्युनिकेशन यूनियन ने ब्रिटिश टेलीकॉम के खिलाफ केस कर रखा था कि ब्रिटिश टेलीकॉम जब से प्राइवेटाइज हुआ है इन्होंने सारे वर्कर्स को निकालना शुरू कर दिया। तो कोर्ट ने इसका डिसीजन इस तरह से दिया कि उसका प्राइवेटाइजेशन होना उसका एक बिजनेस डिस्प्यूट है, एम्प्लॉयमेंट के साथ डिस्प्यूट नहीं है। तो ये एक बिजनेस डिसीजन है, इसीलिए हम उस पर कोई भी डिसीजन उस पर फोर्स नहीं कर सकते। इसके बाद किसी भी किस्म का कोई एविडेंस नहीं मिलता कि यूनियन ने कोई ऐसी निगोशिएशन का या ऐसा कोर्ट में कोई केस किया हो। अब हम आ जाते हैं फ्रेमवर्क ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने ग्रुप में देखा कि ग्रुप कैसे बार्गेन करता है। ग्रुप से मुराद यही था कि एम्प्लॉय और उसकी यूनियन वो जाते थे कंपनी में, रेट तय करते थे एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, इंडिविजुअल्स की पे तय करते थे, सब बातें करते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करवाते थे। ठीक है, फिर हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रूल्स बनाने शुरू कर दिए, यूनियंस को रोक दिया गया, या फिर मुल्क ने अपने कानून बनाए, उनको फॉलो किया जाता था। अब इंडिविजुअल से रिलेटेड अब बात वही रिलेशनशिप की है, और रिलेशनशिप को जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है इंडिविजुअल के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं। ठीक है, अब उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगर एम्प्लॉय अपने काम को नहीं करता या उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपनी ड्यूटीज़ को नहीं निभाता तो उसके अगेंस्ट भी उसमें सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, और उसमें ये भी डिस्कस किया जाएगा कि कब इसको हॉलीडे दी जाए, सीनियरिटी किस बेसिस पर होगी, इसको अलाउंसेस किस बेसिस पर दिए जाएंगे, अगर इसको पेंशन देनी है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर ये सिक पे पे जा रहा है तो इसको पे देनी है या नहीं देनी, सोशल सर्विसेज में कुछ इसको एक्सेस देनी है, ट्रेनिंग देनी है नहीं देनी, पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, परमानेंट वर्कर्स हैं, सब बातें, कितना अर्न करते हैं इवन तक ये उस कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस किया जाता है। जी, अब हम कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने लगे हैं। टॉपिक हमारा वहीं एंड हो जाता है जब हम इंडिविजुअल और कलेक्टिव बार्गेन में तय करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इक्वल पे एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। आप सोच रहे होंगे कि शायद आजकल तो ऐसा कोई काम नहीं किया जाता जिसमें हम डिस्क्रिमिनेशन शो हो, आजकल इतने कानून। याद रखें कि ये बात तब की जा रही है जब ब्रिटिश रूल करता था दुनिया के ऊपर और सुपर पावर था, तो क्या था कि औरतों को काम नहीं दिया जाता था, या फिर उन्हें पार्शियली काम दिया जाता था, पार्ट टर्म, उन्हें परमानेंट काम नहीं दिया जाता था। फिर उनकी पे जो है वो डिफरेंट होती थी। जैसे अमेरिका में जो ब्लैक पीपल थे, ब्लैक इंडियन हैं, रेड इंडियन भी उन्हें कहा जाता है, वो क्या है कि वो गुलाम समझे जाते थे, उन्हें प्रॉपर सैलरीज वगैरह कुछ भी नहीं ऐसा दिया जाता था। ठीक है, तो हुकूमत ने क्या किया कि उसके भी कवानीन बना दिए। अक्सर ये होता था कि जो मैरिड वुमेन थी उन्हें जॉब दी ही नहीं जाती थी। ठीक है, या फिर समझा जाता था कि उनके पास स्किल्स बहुत कम है, फिर उन्हें सैलरी भी कम दी जाती थी। नेक्स्ट इसी पॉइंट में ये डिस्कस किया गया वुमेन्स की एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि वुमेन्स की एम्प्लॉयमेंट में कि उन्हें पार्ट टाइम जॉब्स दी जाती थी, लेकिन नए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्हें फुल टाइम में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर उनका इक्वल पे क्लेम को भी फुल किया जाए कि उन्हें जो जितनी मर्दों को दी जाती थी उतनी ही औरतों को फिर सैलरी दी जाने लगी।
ठीक है, और उन्हें भी वो एक्सेस और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड जो थे उन्हें प्रोवाइड किए गए। ठीक है, सारी कवानीन को यूरोपीय यूनियन लॉ ने बदल कर रख दिया। अब ये यूरोपीय यूनियन क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूरोपीय यूनियन एक तंजीम है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक मिलकर काम करते हैं। अक्सर यूरोप में जितने भी कंट्रीज शामिल हैं वो इसमें शामिल हैं। अभी ब्रिटिश इससे अलहदा हुआ है, लेकिन शुरू करने वाला भी ब्रिटिश ही था यूरोपीय यूनियन में। इसमें क्या है कि आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए आपको वो जब हम वीज़ा लगवाते हैं वो लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। बस ऐसे है जैसे एक ट्रेन का टिकट आपने लिया और अपने पासपोर्ट के साथ ट्रेन के टिकट के जरिए सफ़र करते हुए, और इनकी करेंसी भी एक ही चलती है तो ईजी है, और इनके आपस में कोई भी ट्रेड बैरियर्स नहीं है। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ डील्स कर सकता है, दूसरे मुल्क के किसी भी किस्म का कोई टैक्स उस पर लागू नहीं होता। अब ये डिस्कस कर रहा है डिक्लाइन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। शुरू में हमने डिस्कस किया था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होती थी, यूनियंस थे, सब कुछ था। उस रिलेशनशिप को बिल्कुल एंड कर दिया गया। कब बिल्कुल एंड हुआ? जब रिसेशन आया 1979-1981 में, बहुत ज़्यादा रिसेशन आया, इकोनॉमी डूब गई और अनएम्प्लॉयमेंट होने लगी। तब हर किसी को अपनी सेल्फ अपनी जो है मतलब ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सोचने लगे, तो उन्होंने यूनियंस को भी छोड़ना शुरू कर दिया। हर बंदा इंडिविजुअली डिस्कस कर रहा था कंपनी के साथ कि हमारी टर्म्स एंड रेगुलेशंस क्या होनी चाहिए, हमारी पे क्या होगी, ठीक है, वो सब चीज़ें डिस्कस करें। तब ये कॉन्सेप्ट बना फ्लेक्सिबल फर्म का। फ्लेक्सिबल फर्म क्या थी? फ्लेक्सिबल फर्म ये थी कि जिसके पास स्किल्स ज़्यादा हैं उसको जॉब दी जाती थी, उसको परमानेंट जॉब दी जाती थी। जिसके पास मल्टीपल स्किल्स हैं, आपको बता चुका हूँ कि जब रिसेशन था एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे थे तो उनके पास एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा थे, तो उन्हीं को हायर किया जाता था जिनके पास मल्टी टैलेंटेड होते थे, मल्टी जॉब्स को कर सकते थे। और इसमें कॉस्ट कटिंग मेजर्स को भी अपनाया गया कि टाइम कम से कम लगे। ठीक है, ये सारी बातों का ख्याल रखा गया। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि वो सुपरमार्केट में जो सॉफ्टवेयर मैनेजर था उसकी चेकिंग किस तरह से की जाती थी कि वो किस स्पीड के साथ जो आइटम्स को मूव करता है और उसका रेट पुट करता है, और रेट पुट करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाले उसके डिफेक्ट्स वगैरह रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन आपने इन्वेंट्री बोलते हैं प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट्स का मजमूआ जो है इन्वेंट्री कहलाता है। उस इन्वेंट्री को कितनी जल्दी वहाँ से पास ऑन करके वो कोड रीडर जो होता था उससे पास ऑन करके इंटर करके रेट वगैरह टोटल बिल बनाकर कितनी देर में एक कस्टमर को वो फ्री करता है, उसकी बेसिस पर उसकी जजमेंट होने लगी। अब ये कॉन्सेप्ट है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन का। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन में आपको वैसे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये शुरू किया गया था टोयोटा में कि जब भी आपको प्रोडक्ट बनानी हो तब भी आप उसके पार्ट्स ऑर्डर करेंगे, मंगवाएंगे और ऑन द स्पॉट उन्हें बनाकर भेज देंगे। पहले ये होता था कि हम मटेरियल खरीद कर रख लेते थे, जब ऑर्डर होता था पड़े हुए मटेरियल में से उठाया और उसे बनाया और भेज दिया। फिर हमें उस मटेरियल को रखने की कॉस्ट बेयर करनी पड़ती थी, जैसे आपको जो है वो स्टोर रूम्स वगैरह, फिर उसके लिए ख़ास टेम्परेचर वगैरह, ख़ास उसके लिए सिस्टम बनाना पड़ता था। तो ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है टोयोटा प्रोडक्शन वालों ने लेकर आए थे। उन्होंने रिड्यूस किया था प्रोडक्शन सिस्टम का। कैसे बोला कि सप्लायर से जैसे ही आपको ऑर्डर मिला, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, आपने सप्लायर से वो पार्ट्स मंगवाए, उन पार्ट्स को असेंबल करके अपनी प्रोडक्ट को बेच दिया। अब इस कलेक्टिव बार्गेनिंग जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इसका इफ़ेक्ट जो है कहाँ पर हुआ? इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि जो ये बात डिसाइड की गई कि अगर इंडिविजुअल अपनी पे को डिस्कस करता है और जो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाता है, बोनसेस लिखवाता है, अप्रेजल्स लिखवाता है, वो बेटर काम कर सकता है बजाय कलेक्टिव से। ठीक है, कहने का मकसद यह है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को एज अ रिसोर्स ट्रीट किया गया, नॉट एज अ ह्यूमन। रिसोर्स से मुराद ये होता है कि जब तक वो हमारे लिए बेनिफिट है हम उनसे काम लेते हैं, जैसे वो वेस्ट हो जाता है हम उसे फेंक देते हैं। सेम सिचुएशन उन्होंने एम्प्लॉयज़ के साथ की। उन्हें एज एन ह्यूमन रिस्पेक्ट काम नहीं किया गया, उन्हें एज अ रिसोर्स रिस्पेक्ट काम किया गया। अब इस पूरे चैप्टर में आपको अब समझ आ गया होगा हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि यूनियंस का रोल क्या था, एम्प्लॉय की बार्गेन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, और यूनियंस को कैसे ख़त्म किया गया, और फिर उनकी ग्रुप बार्गेन पे क्या असर हुआ और इंडिविजुअल बार्गेन में क्या असर हुआ, और कौन सी बेटर थी इंडिविजुअल और ग्रुप बार्गेन में से। और इसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए हैं। एक इसमें जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम को भी डिस्कस किया है। ठीक है, ये कंक्लूजन में सारी बातें डिस्कस की जा चुकी हैं।
थैंक यू सो मच क्लास। आपका कोर्स यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती या कोई टॉपिक रह गया है तो काइंडली आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको फर्दर जो है उसका बता दूंगा उस टॉपिक को, वरना मेरा कोर्स मेरे मुताबिक तो ये एंड हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो अगेन आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इन लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुने, बुक से स्टडी करें, फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है माइंड में तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।